और जो सीनियर प्लेयर है उनको भी पूछना पड़ेगा, जूनियर है तो क्या हुआ, प्लेयर तो है, वो तो गलत तो देखते हैं ना, सभी को पूछना चाहिए। हमारा जो टारगेट है इंडिया टीम है, और इंडिया टीम नेपाल और बांग्लादेश की मैच देख रहे थे। नमस्ते सभी को और खोटक के 12वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज नेपाल से एक इंटरनेशनल प्लेयर है जो नेपाल के तरफ से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं। वहाँ के नेशनल चैंपियनशिप से लेके इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप होती है सभी में इन्होंने मेडल जीते हैं। सर ने 12 साउथ एशियन गेम्स उसमें ब्रॉन्ज मेडल, थर्ड एशियन खो खो चैंपियनशिप उसमें ब्रॉन्ज मेडल, फोर्थ एशियन खो खो चैंपियनशिप जो कि रिसेंटली हुआ था उसमें सिल्वर मेडलिस्ट है। साथ ही साथ इंडिया वर्सेस नेपाल टेस्ट सीरीज जो होती है खो खो की उसमें भी सर ने सिल्वर मेडल जीता है। और सबसे मेन डिप्लोमा इन खो खो ये साई बेंगलोर से किए हैं। तो सर का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है खो खो में और पूरे जीवन खो खो में समर्पित किए हैं। तो आगे की कहानी जानते हैं इन्हीं के जुबानी। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर आप अपना एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन दे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कपिल देव भट्ट है और मैं नेपाल के फार वेस्टर्न रीजन से बिलोंग करता हूँ, और अभी नेपाल आर्मी की टीम से खेल रहा हूँ मैं। और नेपाल का 2016 में नेपाल टीम ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट 12 साउथ एशियन गेम। उसमें मैं एक अटैकर के रूप में मैं नेपाल टीम में प्रवेश किया था। तो अभी मैं मेन अटैकर ही करके नेपाल टीम से खेल रहा हूँ। तो 12 साउथ एशियन गेम खेला था 2016 में, और 2016 में ही थर्ड एशियन चैंपियनशिप खेला। उसके बाद नेपाल और भारत की बनाम जो 5 टेस्ट सीरीज हुई वो खेला। और उसके बाद मैं डिप्लोमा एनआईएस करने के लिए बेंगलुरु चला गया, जो 2019 में था, लॉकडाउन से पहले। और उसी टाइम में एनआईएस डिप्लोमा भी हुआ, और नेपाल में 13 साउथ एशियन गेम भी एक ही टाइम में हुआ, इसलिए 13 साउथ एशियन गेम में खेल नहीं पाया। तो अभी वहां से रिटर्न कंप्लीट करके नेपाल आया और अपना ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा, और फोर्थ एशियन चैंपियनशिप के लिए नेपाल टीम से खेल के नेपाल को सेकंड मेडल मिल गया। सिल्वर मेडल आप वहाँ पे जीते थे, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और आप लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छा खेला था सर जी। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि नेपाल में खो खो का इतिहास क्या है, ये कब से शुरू हुआ था वहाँ पे। नेपाल में विगत संवत 2052 साल में खो खो संघ का स्थापना किया गया था। और 2052 से लेकर अभी ये 2080 आज से स्टार्ट हुआ। तो नेपाल में फोर्थ एशियन चैंपियनशिप तक नेपाल थर्ड प्लेस ही होता आ रहा था। तो 13th साउथ एशियन गेम में गर्ल्स टीम ने नेपाल में बांग्लादेश को सेमीफाइनल में हराकर पहली इतिहास रची थी। तो उसी टाइम लीग मैच में नेपाल ने बांग्लादेश को हराया था, मगर सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हार के फिर थर्ड पोजीशन मिली थी नेपाल को। तो फोर्थ एशियन गेम में नेपाल ने फिर बांग्लादेश को 2 पॉइंट से हराकर नया इतिहास बनाया। तो बहुत ही अच्छा इतिहास है कि लगभग 30 साल पहले से आप लोग खो खो खेल रहे हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं और अच्छे मेडल लेते जा रहे हैं। पहले ब्रॉन्ज मेडल मिलता था, उसके बाद अभी सिल्वर, और उम्मीद करते हैं कि एक समय में आप गोल्ड मेडल भी जीते, आपकी टीम गोल्ड मेडल भी जीते। जी जी जी, थैंक यू। जी हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि खो खो में आप कैसे आए और कब से आप खो खो खेलना शुरू किया। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्रिकेट प्लेयर था, और क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल 2016 से पहले मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल रहा था। और उसी टाइम में मैं रीजनल टूर्नामेंट खेलने के लिए सिलेक्ट होकर रीजनल टूर्नामेंट था अंडर 19 और सीनियर टीम से। तो उस टाइम में मेरे कोच थे, मेरे स्पीड कर मुझे खो खो खेलने के लिए प्रोग्रेस किया। और नेपाल में जो 12th था, तो वैसे ही मुझे भी उस टीम के लिए क्लोज गेम में बुलाया, और अपना खो खो खेला। गेम खेलते वक्त सिलेक्टेड हो गया मैं। मगर उस टाइम में इतना ज्यादा अभी जैसा नेपाल का गेम चल रहा है उससे गेम नहीं था। तो सर ने मुझे बताया कि हाँ, रनिंग स्पीड है, तो आगे सीखते जाओगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं करके मुझे टीम में ले लिया। तो उस वही मेरी टर्निंग पॉइंट थी। और तब से मैं क्रिकेट के छोड़ के मैं अभी खो खो ही खेल रहा हूँ। जी
तो इस संदर्भ में ये एक छोटा सा जी सर। क्वेश्चन बनता है कि क्रिकेट तो आप छोड़ दिए, लेकिन खो खो में कौन सा बात आपको बहुत ही प्यारा लगा जिसके कारण आप खो खो को बहुत आगे तक ले जाने का सोच लिए? खो-खो में ये जो 5 मोटर एबिलिटीज़ है, वेट कैटेगरी होता है, उसके बाहेक और दूसरा गेम जो भी है, वो आप खेल सकते हैं। इसलिए ये पसंद आ गया मुझे। और फिर ये खो-खो में क्या है, शॉर्ट एंड टाइम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमको माइंड चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अटैकर को सडन अटैक करना है, डिफेंडर 1 है, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सडनली हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अटैक करके आउट कर सकते हैं। ये चीज़ हमको मायने रखती है कि यही चीज़ मुझे अच्छा लगा। और फिर जो खो-खो में है जजमेंट पूल डाइव जो है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि डिफेंडर को आउट करने में सबसे ज़्यादा पूल में ही अच्छा लगता है। तो मुझे ये चीज़ सबसे अच्छा लगता है। जी। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपको खो-खो का जो है स्किल्स एबिलिटी है वो आपको पसंद आया और इसके कारण आप खो-खो बहुत ही आगे ले जाना चाह रहे हैं और अभी आप अच्छा कर भी रहे हैं उसमें। जी, जी, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके कोच कौन जी। है और वो आपको ट्रेनिंग कैसे देते हैं? मेरे कोच स्टार्टिंग में जो मेरे 0 लेवल से मुझे खिलाया था, वो राजेश सन और नागराज के सर थे। जब मैं नेशनल टीम के लिए गया, तो मुझे वहाँ जाके लक्ष्मी नारायण वैद्य सर है, जो अभी 4th एशियन चेस में हमारे कोच बन के गए, वही सर ने मुझे ट्रेनिंग करवाया। और वही सर हमको 2017 से अभी 2022 तक नेपाल आर्मी टीम जो है उनको भी ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो उसी टाइम में मैं ज्वाइन करके अभी 6 ईयर हुआ। तो लक्ष्मी नारायण सर ने ही मुझे अभी कोचिंग करवा रहे हैं। वही मेरे अभी नेशनल कोच है। और मुझे जो उससे एडवांस लेवल जो सीखने को मिला, वो सत्या सर है, एम के सत्या सर, जो पिछले साल गुजर चुके हैं, जो एनआईएस डिप्लोमा कर रहे हैं, वहाँ के चीफ कोच थे। और संजीत सर है और रमेश सीवी सर थे और शीतल मैम भी है। देखिए, सत्या सर को बहुत मिस कर रहे हैं। अगर अभी सत्या सर होते खो-खो तो और जगत ज़्यादा अच्छा हो जाता। पूरे खो-खो जगत उनको मिस करना, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि नेपाल में पब्लिक और गवर्नमेंट के तरफ से क्या सपोर्ट मिल रहा है खो-खो और खो-खो के खिलाड़ी के लिए? अभी नेपाल गवर्नमेंट ने एक जो अच्छे प्लेयर है उनको हमारे जो 3 विभागीय है, जो विभागीय टीम नेपाल आर्मी है, नेपाल पुलिस है और नेपाल सशस्त्र बल है, इन्हों में जो अच्छे-अच्छे प्लेयर इंटरनेशनल खेल के आ रहे हैं, उनको अपनी टीम में ले रहे हैं एडमिशन करके, उनको अंदर ही अपनी टीम में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा है। और जो अभी डेवलप हो रहा है गेम, जैसे कि हमारे यहाँ जूनियर लेवल का गेम नहीं हो रहा था, अभी अ, यहाँ पे वो गेम भी हो रही है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम हो रही है। और म्यूनिसिपैलिटी गेम हुआ था, ओपन म्यूनिसिपैलिटी गेम हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे नेशनल गेम पर ईयर एक नेशनल गेम हो रहा है। तो आगे बहुत अच्छा हो सकता है, संभावना बहुत ज्यादा है। और जैसे कि साउथ एशियन गेम में जो खेलेंगे, तो वहाँ से मेडल लग के आएगा, तो हमारे जो गवर्नमेंट है उसको पुरस्कृत कर रहे हैं सभी प्लेयरों को। तो ये इस चीज हो रहा है। प्रकार से पब्लिक की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लेयर को फ्यूचर स्कोप के रूप में जी सर। सिक्योरिटी मिल रहा है, कहीं न कहीं धनराशि से उन्हें नवाजा जा रहा है। तो मोटिवेशन भी मिलता है इससे प्लेयर जी को जी। और बहुत ही अच्छा एक ये रिस्पॉन्स है। जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि खो-खो के जर्नी में आपको बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखने को मिले होंगे। वो सभी उतार-चढ़ाव को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसा आपका खो-खो जर्नी रहा अभी? ये सभी प्लेयरों के साथ होता रहता है। सभी टाइम में सभी वक्त जो प्लेयर का परफॉर्मेंस होता है वो पीक लेवल पर नहीं जाता है। अगर कभी प्लेयर का पीक लेवल पर होता है, तो वो सर्टेन टाइम के लिए रहता है और वो डाउन आ जाता है। तब प्लेयर को हरेस खाना नहीं चाहिए, कि आगे बढ़ना चाहिए। जब हम गुड प्रैक्टिस जितने करेंगे, तो वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तभी प्लेयर बनता है। अगर प्लेयर के साथ कभी इंजर्ड हो जाता है, जैसे कि एंकल में ट्विस्ट हो जाता है और लिगामेंट प्रॉब्लम हो जाती है और बैकबोन में प्रॉब्लम होती है, तो कभी-कभी साइड डाइव मारते हो, तो हमारे नी में और ये साइड में हमारा स्ट्रेच हो जाता है।
तो उस टाइम से प्लेयर का अगर रिकवरी भी होना है, प्लेयर को ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरा गेम डाउन आ गया है, अब मुझे क्या करेंगे सभी प्लेयर से आगे से निकल गए करके ऐसे नहीं आना है। तो प्लेयर को कंटिन्यू करना चाहिए, और प्लेयर को जैसे कि जूनियर प्लेयर है तो सीनियर प्लेयर से सीखना पड़ेगा और उनको पूछना पड़ेगा कि मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। और जो सीनियर प्लेयर है उनको भी पूछना पड़ेगा, जूनियर है तो क्या हुआ, प्लेयर तो है, वो तो गलत तो देखते हैं ना, सभी को पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये प्रॉब्लम मैं जैसे कि आउट हो रहा हूँ और मेरे थ्रू आउट नहीं हो रहे, तो वो बोलना चाहिए और पूछना चाहिए और कोच को भी बोलना चाहिए, सर मेरा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है करके। ऐसे जब हम अपनी टीम में ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो प्लेयर बरकरार रहेगा, उसका परफॉर्मेंस एकदम हाई लेवल पे जाएगा। जैसे कि मेरा ही गेम नेपाल के नेशनल गेम में की बात करता हूँ मैं। नेशनल गेम में 7th नेशनल गेम हुआ था, उसमें मैंने फ्लाई डाइव मारते ही मेरा पैर ये थाई में मसल्स फट गया था, जो ऊपर से डाइव मारते वक्त। और उसी टाइम में मैंने पोल डाइव भी मारी और पोल से भी चोट लग गई थी थाई पे, तो मसल्स फट के मैंने 4 मैचेस नहीं खेल पाए, तो रेस्ट करना पड़ा। तो उसी टाइम से मेरा जो लेवल था उस टाइम का वो 0 आ गया। मैंने बाद में 2 महीने मैंने रिकवरी की। उसके बाद राखेपर चैंपियनशिप हुआ और उसमें मेरा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो फिर 8th सीनियर नेशनल गेम हुआ। 8th नेशनल सीनियर गेम होने से पहले जो इंडिया वर्सेस नेपाल का जो 5 टेस्ट सीरीज हुआ था, तो उस टाइम में अच्छी सी ट्रेनिंग की और जो इंडिया के हमारे लेवल से, तो इंडिया के लेवल तो बहुत बढ़िया थे, तो उनके साथ जो प्रैक्टिस मैचेज और जो टेस्ट सीरीज खेलने को मिला, उससे बाद में नेपाल में वापस आके 8th नेशनल गेम खेल रहे थे, तो उस टाइम में मैं बेस्ट अटैकर बन के परफॉर्मेंस हुआ। तो मुझे लगा कि जे मैंने अगर छोड़ दिया होता और कंटिन्यू नहीं किया होता तो मेरा परफॉर्मेंस ऐसा नहीं आता। तो ये मेरे लिए एकदम मेमोरेबल टूर्नामेंट रहा था। प्लेयर को कंटिन्यू करना चाहिए। जी आपका ये जो जर्नी था बहुत ही इंस्पायरिंग था कि अगर आपको इंजरी होता भी है या अगर आपका परफॉर्मेंस डाउन होता है तो जी सर। आपको उदास नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको अपने आप में विश्वास रखना है जी और सर। ट्रेनिंग करते जाना है। उसके बाद आप जरूर सफल जी सर। होंगे। जी सर, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं बिल्कुल अगले बिल्कुल क्वेश्चन सर। की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये जी सर। है कि नेपाल खो खो फेडरेशन कोई भी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए तो एक टीम कैसे तैयार करती है? जी, इंटरनेशनल टूर्नामेंट से पहले जो हमारे यहाँ नेशनल गेम होते हैं, वो नेशनल गेम के थ्रू प्लेयर को 30 प्लेयर और 40 प्लेयर्स या सर्टेन टाइम हुआ तो 20 प्लेयर को लेके सिलेक्शन किया जाता है, और वो सिलेक्शन में क्लोज गेम रखेगा, और क्लोज गेम से जो अच्छा प्लेयर आएगा तो उन्हीं प्लेयर को साइन करके इंटरनेशनल के लिए अभी सिलेक्टेड करके ले जा रहे हैं। जैसा कि हमारा यहाँ क्लोज गेम के ड्यूरेशन है, जैसे कि शॉर्ट एंड टाइम है तो 1 वीक के लिए हो गया, और हमारे जी पास टाइम है 1 मंथ और 2 मंथ। जैसे कि 14th साउथ एशियन गेम हुआ था, 6 मंथ क्लोज गेम रखा था। और जैसे कि 12th साउथ एशियन गेम में 2 मंथ का क्लोज गेम था। ऐसे ही ड्यूरेशन देख के और प्लेयर लेवल देख के क्लोज गेम को करना चाहिए। जी, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है नेपाल में कि बेसिक लेवल से सिलेक्शन करते हैं प्लेयर्स को। उसके बाद धीरे-धीरे प्लेयर्स जो बेस्ट प्लेयर रहते हैं, कैंप में बुलाते हैं उनको और फिर जी वहाँ सर। पे उनको ट्रेनिंग देने के बाद जो सबसे अच्छे खेलते हैं, उन्हें सिलेक्शन किया जाता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा उधर जी नेपाल सर। की तरफ से और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोसेस के माध्यम से टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और परफॉर्मेंस में और ज़्यादा निखार आएगा। जी जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि नेपाल तो अभी धीरे-धीरे आगे बढ़ ही रहा है खो-खो के इरा में सर, लेकिन इसको आगे बढ़ाने में, जी सर। खो-खो को एक नई पहचान दिलाने में कौन-कौन से लोग हैं जो वहाँ पे निरंतर प्रयास कर रहे हैं और गेम को आगे बढ़ा रहे हैं? जी, अभी नेपाल खो खो एसोसिएशन के सभी मेंबर है अभी लग गए, और वैसे उसमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव है हमारे नेपाल खो खो फेडरेशन के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री प्रदीप महाजन सर है। उन्होंने जी, बहुत कंटिन्यू कर रहे हैं और खो खो गेम को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। उनके साथ-साथ हमारे चीफ कोच और नेपाल एसोसिएशन के मेंबर है लक्ष्मी नारायण वैद्य सर है, और ये उनके थ्रू हमारा ये नेपाल में बहुत आगे जा रहा है। और जैसे कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि
जो ग्रास रूट होते हैं, ग्रास रूट के लिए काठमांडू के नजदीकी और दूसरी डिस्ट्रिक्ट है भक्तपुर। तो उसमें वहाँ की नगर पालिका और बहुत भक्तपुर जो म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ पे हर साल स्कूल लेवल का टूर्नामेंट चल रहा है। और उस टूर्नामेंट में क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक का बच्चा अभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट हो रहे हैं। और पार्ट 9 जो गुजर जाते हैं, उसके 10 क्लास में जाते हैं, वो प्लेयर फिर ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं, वही प्लेयर। जी तो वहां पे क्या हो रहा है, प्लेयर आगे भी आ रहा है और वही प्लेयर ऑफिशिएटिंग कर रहा है कि बाद में वो भविष्य का नेपाल का जो ऑफिशिएटिंग करेंगे, उनके लिए बहुत एकदम भविष्य है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे वो लोग। तो अभी जूनियर लेवल ग्रास रूट के लिए भक्तपुर जिला जो एसोसिएशन है, तो उनके तो बहुत आगे आ रहा है। जी। अभी उम्मीद करेंगे कि जैसे अभी भक्तपुर जिला खो खो एसोसिएशन है, आपके सेक्रेटरी सर है, ये सभी मिलकर जिस तरह से प्रयास कर रहे जी सर। हैं, ऐसे ही प्रयासरत रहे और बहुत आगे तक इस गेम को लेके चले नेपाल में और पूरे वर्ल्ड में। जी जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि पर्सनली आप अगले इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो भी होंगे, उसके लिए किस तरह से आप सोच रहे हैं और किस तरह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी। अभी अगला अब इंटरनेशनल वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप के लिए हमको अ, अभी फिर बांग्लादेश को हराना है। और उसके बाद हमारा जो टारगेट है, इंडिया टीम है, और इंडिया टीम के लिए ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। वैसे ही 1 महीने 2 महीने के लिए जो हम ट्रेनिंग करते हैं, वैसे हम इंडिया टीम को नहीं कर पाएंगे। अभी हमको इंडिया टीम से कंपटीशन करना है कि बाद में जो के बाद जो टूर्नामेंट होगा, तो उस टूर्नामेंट में हमको इंडिया को चैलेंज करना है। तो उसके लिए जी, हमको कम से कम 1 साल कंटिन्यू ट्रेनिंग करना पड़ेगा। उसके लिए क्लोजियम रखना पड़ेगा गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट को थ्रू जो क्लोजियम रहेगा, तो उसके बाद हम कुछ कह सकेंगे। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया टीम बहुत आगे है। अभी जैसे कि देख रहे हैं कि अल्टीमेट लीग आ गया। अल्टीमेट लीग में तो अभी सभी प्लेयर कैसे दिख रहे हैं, तो वही जो लीग है, उसी गेम को देखकर अभी हमारे प्लेयर नेपाल में भी, हम भी और अच्छे कर रहे हैं। जी, तो जैसा कि अभी आपने अल्टीमेट खो-खो का नाम लिया, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि अल्टीमेट खो-खो से आप लोग का क्या जी सर। एक्सपेक्टेशन है? जैसा कि आने वाले दिनों में अदर्स गेम के तरह जो फॉरेन प्लेयर्स भी आते हैं, तो क्या आपको भी उम्मीद है कि अल्टीमेट खो-खो में आप लोग भी कब तक खेल सकते हैं इसमें और कैसा आपका उधर से एक्सपेक्टेशंस है? जी। अभी अल्टीमेट के लिए जो फॉरेन कंट्री के प्लेयर है, उनको खेलने से पहले तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होना जरूरी है। क्योंकि जितना इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा, उतने इंटरनेशनल प्लेयर भी अपना परफॉर्मेंस लेवल आगे लेके आएंगे। क्योंकि अभी नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, उसके बाद इंग्लैंड, ये कंट्री है कंपटीशन कर रहे हैं। और कंट्री क्या कर रहे हैं, अभी अभी आए हैं, तो उन टीमों से प्लेयर जब आएंगे तो कंपटीशन अच्छा रहेगा। अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं रहेगा, तो प्लेयर आएंगे, सीख के जाएंगे, बस ऐसे में वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए प्लेयर को आने के लिए तो कंपटीशन ज्यादा रहेगा, तो उन अल्टीमेट लीग में भी जाके सेट में खेलने को मिलेगा। नहीं तो वो भी चांस नहीं मिलेगा कि बाहर प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करते हैं जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में, और अभी हमने न्यूज में देखा था, इंडिया खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सर थे, और जो वर्ल्ड खो खो फेडरेशन का अध्यक्ष है श्री सुधांशु मित्तुल सर है। तो उन्होंने अभी इंडिया के जितने भी कोचेज है फॉरेन कंट्री में भेज दिया गया है, ताकि अब वर्ल्ड कप के लिए ज्यादा से ज्यादा टीम पार्टिसिपेट करे और परफॉर्मेंस अच्छे हो। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगले टूर्नामेंट जो फोर्थ एशियन चैंपियनशिप का, उससे भी इसका मुकाबला और बढ़ जाएगा करके हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी हो जाए तो अल्टीमेट लीग के लिए भी अच्छा रहेगा। और इंटरनेशनल प्लेयर भी वहाँ पे, जैसे कि आईपीएल में देख रहे हैं, वैसे भी देखने को मिलेगा। जी, ज़रूर। अभी हम जैसा कि आपने अभी बताया कि हमारे जो प्रेसिडेंट मित्तल सर हैं, वो अभी कोच को फॉरेन कंट्री में भेज रहे जी हैं सर। वहाँ के ट्रेनिंग के लिए। तो इसी तरह जी से अभी सर। उम्मीद है कि
अभी धीरे-धीरे अदर्स कंट्री जहाँ पे कोच गए हैं, अच्छे से ट्रेनिंग देंगे और वहाँ के प्लेयर्स बहुत ही अच्छे तरह से प्रैक्टिस करेंगे, जी खेलेंगे और बहुत ही अच्छी टीम बनाएँगे वो लोग। जी जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि रिसेंटली आप अभी 4th एशियन खो-खो चैंपियनशिप खेल के आए हैं सर। तो उस 4th एशियन चैंपियनशिप में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो फर्स्ट इनिंग था सेमीफाइनल का, हमारा जो टक्कर हुआ था सेमीफाइनल में हुआ था बांग्लादेश और नेपाल को। तो उस टाइम जी, पे शुरू में जो इनिंग हुआ था, वो इनिंग में बांग्लादेश नेपाल से बहुत आगे निकल गया था। ये टूर्नामेंट में सेकंड प्लेस मिलना संभव नहीं है। बट जो हम देख रहे थे, प्लेयर को मैंने बोल दिया था कि नेक्स्ट नेक्स्ट इनिंग जो है वो इनिंग में हम उनको कवर कर लेंगे। तो जो हमारा जो फर्स्ट बैच था डिफेंस करने के लिए, वो बैच ने बाद में जो बहुत अच्छा शाहरुख था और उसके बाद राजन बल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो फर्स्ट बैच की वजह से हमको एक बोनस पॉइंट मिल गया। और सेकंड बैच ने भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस की उस टाइम। और थर्ड बैच में जो फर्स्ट इनिंग का थर्ड बैच में मैं ही खेल रहा था, और उसमें भी एक बोनस पॉइंट मिल गया था डिफेंस करते वक्त। तो बांग्लादेश टीम को जो डिफेंस करने के लिए आई थी सेकंड दौर में, तो उनके 52 सेकंड की समथिंग पे फर्स्ट बैच कंप्लीट आउट हो गई। तो जी, हमको लग गया कि अब आगे, हाँ, हमारे हाथ में आ गया है। तो फर्स्ट जी, बैच निकल गई, सेकंड बैच भी निकल गया, बैच निकल गया। और 2 पॉइंट से 2 मिनट भी टाइम था, और 2 पॉइंट से हम जीत गए। जी, वो मैच बहुत ही कांटे का टक्कर था। वहाँ से जैसे भी ऑडियंस थे वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि नेपाल टीम ऐसा कमबैक कर सकती है। सभी ऑडियंस बात कर रहे थे कि अभी अब जी सर। बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा लीड ले चुका है फर्स्ट इनिंग में। शायद ही नेपाल टीम अभी इसको जी सर। ओवर टैकल करेगी। लेकिन जो आपकी टीम के तरफ से परफॉर्मेंस रहा, तो सभी को चौंका। नेपाल टीम बांग्लादेश को हरा के फाइनल में प्रवेश किया और इंडिया के साथ भी बहुत अच्छा मैच खेले आप लोग। जी हाँ सर, सेमीफाइनल में जो मैच चल रहा था, सेकेंड इनिंग का जो टर्न चल रहा था, और उस जी, टाइम पे इंडिया और श्रीलंका के साथ दूसरी कोर्ट पे मैचेस चल रहे थे। और इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया था। और इंडिया टीम नेपाल और बांग्लादेश की मैच देख रहे थे। हमारी जी, पेविलियन के साइड में बैठ के नेपाल और बांग्लादेश का मैच देख रहे थे। तो वहां से हमको लग रहा था कि हाँ, ये मैच बहुत अच्छा हुआ है। जैसे कि वो सभी प्लेयर जी, बोल जी। रहे थे कि अगर ये जो कांटे का जो मुकाबला होता है ना, वो फाइनल की ये तरह होगा। से नेपाल और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, करके बोल रहे थे। जी, बिल्कुल सही जी कहा सर। आपने कि वो मैच देखने लायक था। दर्शकों ने भी उसका बहुत ही लुत्फ़ उठाया और एक फाइनल की तरह वो मैच खेला गया था। जी सर। तो बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर कि नेपाल के यूथ और अपकमिंग प्लेयर्स, उसके लिए आप क्या सजेशंस देंगे? जी। क्या बताना चाहेंगे उन लोग को आप? ये सभी प्लेयरों का अब जो जूनियर लेवल है, वो भी अच्छी तरह से आ रहे हैं। और वो प्लेयर को मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जित ये शॉर्ट एंड टाइम में इंटरनेशनल खेलने के लिए मौका है नेपाल पे, क्योंकि उतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और इसलिए 1 ईयर तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो नेपाल टीम में पोजीशन ले सकते हैं। तो पोजीशन लेने के बाद गवर्नमेंट में जॉब भी मिल जाएगी प्लेयर को। और साइड में, जैसे कि अभी स्कूल लेवल जो है, नेपाल के वही वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर के रूप में काम करने के लिए मिलेगा, और ऑफिसिएटिंग करने के लिए भी मिल जाएगा। तो उसके लिए प्लेयरों को पास बहुत मौका है, तो कंटिन्यू करना चाहिए। और जैसे कि नेपाल टीम में अभी नहीं मौका मिला तो क्या हुआ, अब एक टीम में खेलने के लिए तो 15 मेंबर है ना। तो जी, दूसरे टाइम आएगा, दूसरा टूर्नामेंट होगा, उसके बाद तो रिप्लेसमेंट आ सकता है। और उसके लिए प्रैक्टिस और करेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस होगा। और उससे जो पहले के प्लेयर है उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको चांस मिलेगा। तो आगे आने के लिए बहुत संभावनाएं हैं, और ट्रेनिंग करनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि नेशनल गेम में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। फिर क्लोज गेम आएगा, क्लोज गेम में भी वैसे ही परफॉर्मेंस करेंगे तो नेपाल टीम में सीट पक्की। जी सर। तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे जो यूथ और अपकमिंग प्लेयर्स हैं, वो सोचेंगे, समझेंगे
और जी सर। फिर उसको अमल करके एक अच्छे प्लेयर के रूप में तैयार होंगे वो लोग। जी, जी तो जी हमारा सर। सभी नॉर्मल क्वेश्चन सभी खत्म होता है और बढ़ते हैं अभी अपन रैपिड फायर क्वेश्चन पे। जी सर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका फेवरेट स्किल कौन सा है सर? जजमेंट खो और जजमेंट पुल डाइव। जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फेवरेट जर्सी नंबर क्या है और इसके पीछे का रीजन? मेरा फेवरेट नंबर है 11, क्योंकि वो 11 नंबर मेरा नवंबर है, मेरा बर्थ हुआ था, तो इसलिए मैं जी 11 11 ही यूज कर रहा हूँ। जी, हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे जी कि सर। आपका फेवरेट टीम कौन सा है? नेपाल में नेपाल आर्मी की टीम सबसे बढ़िया है। जी, और अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो? तो इंडिया सबसे बेहतर है। जी, जैसा कि अभी आप अपना फेवरेट टीम बता दिए, तो इसी तरह आपके फेवरेट अपोनेंट टीम भी होंगे कोई। तो आपके फेवरेट अपोनेंट टीम कौन से है सर? नेपाल में लुम्बिनी प्रोविंस। और वर्ल्ड लेवल पे देखा लुम्बिनी जाए तो? प्रोविंस। वर्ल्ड लेवल पे इंडिया सबसे आगे है, टॉप में है। अगर नेपाल और नेपाल की तुलना में करें तो बांग्लादेश से बहुत बढ़िया मुकाबला सकती है, तो हमारा अपोनेंट बांग्लादेश है अभी। अ, जी अब उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, उसमें ये नहीं कह सकते हैं, तो उसमें इंडिया भी हो सकता है। जी, जरूर उम्मीद करते हैं कि ये जो इंडिया जो आपके अपोनेंट है अभी, उसको आप लोग बहुत अच्छा टक्कर दे और एक जी सर। बहुत ही कांटे का मैच हो। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी आपसे सर। कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है सर? अभी प्रतीक वैकर। जी, प्रतीक वैकर सर अभी बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और बहुत सारे यंग प्लेयर्स के जी हाँ। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन भी है। जी। जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि खो-खो और क्रिकेट आप एक साथ खेलते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कोई और भी गेम जिसको आप फॉलो करते हो? वो इंडिविजुअल में चेस खेलता हूँ, और वैसे बैडमिंटन भी है। जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपका सबसे यादगार मैच जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो आपका? नेशनल गेम में 8th सीनियर नेशनल गेम अच्छा रहा था, उसमें मैं बेस्ट अटैकर भी मिला था मुझे। जी, और इंटरनेशनल गेम में ये 4th एशियन चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मैच था, जो बांग्लादेश बनाम नेपाल का था। तो इसी के साथ हमारा सभी क्वेश्चन खत्म होता है, रैपिड फायर और नॉर्मल सभी क्वेश्चन। अंत में आपसे ये क्वेश्चन रहेगा सर कि जी आपके सर। फैंस और आपके वेल विशर्स इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे उनको कुछ? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, उनकी बदौलत ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। और आगे विश करता हूँ कि वो मुझे गलत मार्ग पर चल रहा हो तो जो मुझे मार्गदर्शन सही पे दे, और सही मार्ग पे मुझे लेके चले। और जी, तो हमारा अंतिम प्रश्न आपसे ये रहता है सर कि हमारे खो खो चैंपियंस पेज की तरफ से और ये जो हम एपिसोड चला रहे द खो टॉक, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, ये खो खो के लिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि ये खो खो चैंपियन की थ्रू हम वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं अभी। अभी इसमें 10,000 व्यूज आ गए थे, जो हम 4th एशियन चैंपियनशिप खेल रहे थे, उसके दौरान ही 10,000 पब्लिक ने देख लिया था। तो ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, और वर्ल्ड में एकदम इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। इसकी थ्रू से हम एक दूसरे से मुलाकात मुलाकात कर रहे हैं, तो ये भविष्य में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खो खो चैंपियन के थ्रू हम सभी प्लेयर और बाहर जो हमारे सपोर्टर है, फैंस है, ये लोग हमको फॉलो करते आगे जा रहे हैं। हम खो खो चैंपियन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सर। ये सभी आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जिसके कारण एक दूसरे को हेल्प सपोर्ट करते हुए एक कम्युनिटी बनाए है। और ये कम्युनिटी बस इसका एक जी ही सर। मोटो है कि अपने खो खो को कैसे सर्व कर सकते हैं, कैसे बेहतर योगदान दे सकते हैं अपने आप अपने तरफ से। तो इसी पे लगे रहेंगे हम लोग और जी निरंतर प्रयास से एक दूसरे के मदद से इस गेम को बहुत आगे तक ले चलना है। और हाल ही में जी अभी सर। हमने एक अपना हैशटैग रिलीज किया है जो हैशटैग है खो रिवॉल्यूशन। खो खो जगत में एक न्यू रेवोल्यूशन ला रहे हैं हम लोग खो खो चैंपियंस, और हमारे साथ जितने अदर खो खो चैंपियंस के अलावा जितने भी पेज हैं वो सभी के साथ मिलके खो खो को जी एक सर। बहुत ही अच्छा गेम आगे ले चल रहा है।
तो हमारे इस एपिसोड में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑडियंस, थैंक यू हमारे सर। दर्शक आपके इस एपिसोड से बहुत ही प्रेरित होंगे और उन्हें आपका ये जो स्टोरी था पसंद आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी दूसरे नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।